हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ साबिर ख़ान। और आज से पेपर स्टार्ट हो चुके हैं। कुछ रिव्यू आए स्टूडेंट्स के, मैं आपको बाद में बताने वाला हूँ। उससे पहले मैं आपको ये पेपर कॉम्प्रिहेंशन का बताता हूँ। काफ़ी बच्चों का कंसर्न है कि कैसे सॉल्व किया जाए पैसेज। तो पैसेज 2 आने वाले या फिर 4 आने वाले, एक लैंग्वेज में 2 और एक लैंग्वेज में 2। तो 4 आने वाले तो आपको कॉम्प्रिहेंशन करना पड़ेगा, क्योंकि हम इसको छोड़ नहीं सकते। तो लगभग आपके 30 मार्क्स डिपेंड करते हैं इस पे, तो इसको समझना पड़ेगा। और कंसर्न हमारा इंग्लिश के पैसेज को लेकर ज़्यादा है, क्योंकि बाकी हमारी मदर टंग है तो हमें समझ में आ जाता है वो। इंग्लिश का पैसेज सॉल्व करने के लिए कैसा किया जाए? अब इतना लेंदी पैसेज है, फिर उसमें किस तरह सवाल पूछेंगे, काफ़ी क्वेश्चंस होते हैं। तो एक बात तो क्लियर है कि लेंदी हो या शॉर्ट हो, क्वेश्चंस के आंसर तो इसी में के होते हैं। और ऐसा महारथी के जैसा नहीं यहाँ पर कि कुछ भी स्टैंडर्ड नहीं है और कुछ भी पूछ रहे, ऐसा नहीं होता। इसकी वजह ये है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हमें बताते हैं। तो थोड़ा डिफ़िकल्ट, अगर कि कोई पैसेज बड़ा है तो उतना डिफ़िकल्ट नहीं होता है, अगर छोटा है तो उसको डिफ़िकल्ट बनाया जाता है जानबूझकर। तो अभी ऐसी सूरत रही, मतलब आपको कॉम्प्रिहेंशन करना है, अब टाइम बचाना है, तो पहले तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगी। अब मान लो कल बहुत सारे बच्चों के पेपर है कल, तो आपने कम से कम 2-3 पैसेज की प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए आज ही। तो इससे क्या होगा, आपको थोड़ा सा एक लिंक में रहेंगे, आपको प्रैक्टिस तो करना पड़ेगी कि किस तरह है। तो आप खुद ट्राई कर सकते हैं, 1-2 पैसेज टाइम निकाल के ट्राई कीजिए। ज़रूरी है, क्योंकि ये आपके 7-8 मार्क्स, 15 मार्क्स, 7-8 क्वेश्चन आते हैं एक पैसेज पे। और कुछ बड़ी एक आपके सामने ये जो पैराग्राफ दिया है, देखिए इसे, एक आधे पेज का है सिर्फ। तो आधा पेज पढ़ के आपको 7-8 मार्क्स, एक पेज पढ़कर 7-8 मार्क्स मिल रहे, तो बुरा क्या इसमें हो जाता है। और आपके पास टाइम भी है वैसे, तो आपको इसको और नज़दीक और मतलब कम टाइम में और सिक्योर बनाना है, तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगी। पहली बात, 1 से 2 बार प्रैक्टिस करेंगे आज में, क्योंकि टाइम ज़्यादा नहीं है तो आज। और जिन लोगों के पेपर लेट है, बाद में है, अभी 2-4 दिन बाद है, 3-4 दिन बाद है, या 7-8 दिन बाद है, तो उन्होंने तो आज से ही थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करना चाहिए। रोज़ एक भी रोज़ ट्राई किया उन्होंने, तो अब एक माइंडसेट बना रहेगा, तो एग्ज़ाम में प्रॉब्लम नहीं जाएंगी। अब इसको सॉल्व कैसे करना? तो अब 2 तरीके हुआ करते थे सॉल्व करने के, कि पहले क्वेश्चन पढ़े और फिर पैसेज में ढूंढ के करें। तो तब आपको पेन यूज़ करके करने में थोड़ी आसानी होती होगी। बट अभी के टाइम में अगर आप पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे और उसके हिसाब से मार्किंग करेंगे कि ये क्वेश्चन पेपर है, क्वेश्चन पढ़ा आपने, इसमें का मेन आइडिया है ना, जो भी मेन आइडिया लिया और इधर उस पर ढूंढ के उस पर मार्किंग की, यहाँ ये 1 नंबर का क्वेश्चन है इस तरह, फिर ये दूसरा पढ़ा, फिर इसका ये दूसरे नंबर का है, और यहाँ 2 नंबर का ऐसा आइडिया मार्किंग की। तो ये तब पॉसिबल था जब आपके पास पेन अवेलेबल था मार्किंग करने के लिए। अब आपके पास पेन है ही नहीं मार्किंग करने के लिए, तो अब मुझे लगता नहीं कि ये इतना ज़्यादा वो रहेगा। इसमें टाइम जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा लग रही है मुझे। अगर आप इस तरह जाएंगे तो उलझ जाओगे इतने बड़े पेपर में, ढूंढते ढूंढते 2-3 क्वेश्चन ढूंढेंगे तब तक तो आप मतलब काफ़ी टाइम निकल जाएगा आपका। तो मेरी अभी सलाह आपसे सबसे ये है कि आप इस तरह ना जाए तो बेहतर है, या फिर आप पहले प्रैक्टिस कर चुके हैं और कॉन्फिडेंस से उसको डील कर पा रहे, तो जाइए इस तरह कि पहले क्वेश्चन पढ़िए, फिर बाद में उसका पैसेज रीडिंग कीजिए। अगर कॉन्फिडेंट है इस तरह तो जाइए, और वो भी प्रैक्टिस की है तो जाने का, अनअदरवाइज़ इस तरह जाने की ज़रूरत नहीं है मेरे हिसाब से। क्योंकि इसकी वजह ये है, क्योंकि अभी पैराग्राफ जो लेंदी है, लेंदी के साथ साथ आपको क्वेश्चन पे टिक मार्क करने का मौका भी नहीं है ना अभी, कि आप टिक मार्क कर रहे हैं वहाँ पे, अंडरलाइन कर रहे हैं वहाँ पे, नंबरिंग डाल रहे हैं, कोडिंग कर रहे हैं, तो वो सब चीज़ें नहीं है, तो अभी मुश्किल होगा आपको। तो इसमें आपको बार बार पैसेज पढ़ना पड़ेगा हर क्वेश्चन के लिए। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आप इस तरह करने जा रहे होंगे तो पहले प्रैक्टिस कर लीजिए उसका, या फिर आप प्रैक्टिस नहीं की तो इस तरह का अवॉइड कीजिए करना, क्योंकि ये आपका टाइम कंज्यूम कर लेगा वहाँ पे। तो फिर दूसरा तरीका है कौन सा? दूसरा तरीका ऐसा है कि आप उसको कॉम्प्रिहेंशन करना है, आपको पढ़ना है पैसेज को एक बार में। देखिए, अब अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आपको समझ में आएगा सब, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट मान लो इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं है, मैं इसको सीधा कर लेता हूँ, थोड़ा सा दिखेगा क्लियर। मान लो इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है, तो फिर प्रॉब्लम आती है, दिक्कत। फिर भी इसका एक तरीका है जिससे आप मैक्सिमम, जैसे ये कितने क्वेश्चन है इस पर, ये कितने क्वेश्चन पूछ रहा है यहाँ से, 21 से ये पैसेज के क्वेश्चन है 21 से लेकर 28 तक, मतलब 7 क्वेश्चन है आपके। तो 7 क्वेश्चन मतलब काफ़ी, 2 4 7 क्वेश्चन है, काफ़ी, 7 नहीं 8 है थी, 8 क्वेश्चन है। तो 8 क्वेश्चन के लिए इतना पैसेज पढ़ना कोई बुरी बात नहीं है, बहुत सारे क्वेश्चन है। तो 8 में से आपको एटलीस्ट 5 तो भी आना चाहिए, अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है तो। वो कैसे आ सकते हैं? देखिए, ये पैसेज आपके सामने, ये पैसेज है, तो इसको आपको पढ़ना है, तो कॉम्प्रिहेंशन करना है। अब इसके 2 तरीके हो सकते हैं पढ़ने के, कॉम्प्रिहेंशन करने के। एक तो आपको पूरा समझ में आ रहा है, उस तरह उसको समझते पढ़ते चलिए,
उसको बोलते हैं कॉम्प्रिहेंशन का। अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप फटाफट पढ़ लेंगे उसको। मान लो आपको बीच में डिस्टर्बेंस आ गई, पूरा पैसेज समझ में नहीं आ रहा कि कभी वो किधर लेके जा रहा, कभी किधर लेके जा रहा, तो कॉम्प्रिहेंशन होना मुश्किल जा रहा, लिंक टूट जा रही है आपकी बीच बीच में। तो ऐसे समय में करना क्या है हमें? तो ऐसे समय में आपको, जैसे मैंने महा टीटी में बताया था, वहाँ छोटे पेपर थे, यहाँ तो बड़े हैं, मतलब वहाँ पैसेज छोटे थे, यहाँ बड़े बड़े हैं, तो यहाँ पर आपको कॉन्सेंट्रेशन से पढ़ना पड़ेगा। तो कैसा किया जाए? तो पहले आप जब इसको पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो ध्यान से पढ़िए, आपको जहाँ तक आप समझ पा रहे हैं वहाँ समझिए, या फिर जहाँ आपको समझ में नहीं आ रहा तो वहाँ पर क्या लिखा हुआ है उसको स्कैन कीजिए कि कौन सी चीज़ें किस बारे में बात हो रही है वहाँ पे। और जहाँ भी आपकी लिंक वापस लगी वहाँ समझते चलिए, और जहाँ और त्रुटि वहाँ पर एटलीस्ट इतना समझिए कि लिखा क्या है वहाँ पे, बात किस बारे में हो रही है, तो क्या किया जा रहा है, मतलब उसका सीक्वेंस क्या है, वहाँ क्या बात हो रही है। इसमें कॉम्प्रिहेंसिव इनपुट का भी सहारा ले सकते हैं, जो हमने अभी पढ़े इसमें वो भी देख सकते हैं हम लोग। तो आप क्या कीजिए, इसको पढ़ते चलिए, और जहाँ नहीं समझ में आ रहा वहाँ स्कैन कीजिए उसमें क्या लिखा है। एक एक क्वेश्चन आराम, एक पूरा के पूरा पैराग्राफ आराम से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं। उतना टाइम है, पूरा पैसेज जो आपके सामने लिखा है इसको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने के लिए लगेगा। ये पूरा पैसेज पढ़ने के लिए, यहाँ से यहाँ तक पैसेज पढ़ने के लिए टाइम लगेगा आपको 2 से 3 मिनट लगेगा। 2 से 3 मिनट में किसका भी हो जाता है आराम से। 3 मिनट में तो होना चाहिए, किसका भी हो जाएगा, क्योंकि इतना टाइम नहीं लगता है इसको। ये हाफ पेज है और हाफ पेज के लिए 3 मिनट बहुत है, तो हो सकता है आपका, टेंशन मत लीजिए। बट शर्त ये है कि आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है तो उलझिए मत, उसको पूरा पढ़िए कंटिन्यूसली। तो जहाँ आपको नहीं समझ में आ रहा है वहाँ स्कैन कीजिए इसको कि क्या उसमें लिखा है, वो किस बारे में, आपके माइंड को, कंसंट्रेशन को हटने ना दे। नहीं समझ में आया तो उसको एक तरह का स्कैन कर लो और अच्छे से देख लो कि उसमें क्या लिखा है और क्या नहीं लिखा है, किसके बारे में बात हुई है और किसके बारे में नहीं बात हुई। इसके अंदर का डिफ्रेंशिएट आपको करना आना चाहिए, इवन आपको समझ में नहीं भी आया तो। इससे क्या होगा, आपको एटलीस्ट 5 मार्क्स आराम से मिल सकते। 1-2 क्वेश्चन होंगे जो बहुत कंसेप्चुअल होंगे या फिर इंटरप्रिटेशन करने वाले होंगे या कंक्लूजन वाले होंगे, तो हो सकता नहीं आए वो समझ में। बट बाकी पूरा पैसेज इस तरह नहीं होता है, उसमें बहुत ईजी क्वेश्चन भी होते हैं, तो आपको आसानी से मिल सकते हैं। तो पूरा पैसेज नहीं भी कवर हुआ तो एटलीस्ट 5 मार्क्स तो आप ले सकते हैं, 5-6, क्योंकि 8 में से 5-6 लेना कोई बड़ी बात नहीं है, आ सकते हैं आपको अगर इस तरह आपने रीडिंग की तो। ठीक है, अब मान लो एक बार आपने पैसेज को इस तरह पढ़ लिया, पैसेज को आपने इस तरह पढ़ लिया कि पूरा समझ लिया, या फिर जितना समझ में आया था उतना समझा और बाकी स्कैन कर लिया, अपने दिमाग में फिट कर लिया उसको। फिर आप जब क्वेश्चन पे आओगे तो पहला क्वेश्चन पढ़ना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन पढ़ते समय आपको क्या करना है कि इस पैराग्राफ में, इसमें जो क्वेश्चन लिखा है, मान लो आपको कुछ भी समझ में नहीं आया है ना, ये आपको कुछ समझ में नहीं आया, ना क्वेश्चन समझा, ना ऑप्शन समझे, ना क्या दिया है क्या नहीं दिया है वो भी नहीं समझा, तो क्या करना है, इसको छोड़ देना और दूसरे पे जाने का। वापस इसके लिए फ़ौरन पैसेज में जाने की ज़रूरत नहीं है आपको। अगर ऐसा करेंगे तो आप क्या करेंगे, जो आपने जो कॉम्प्रहेंशन किया, पढ़ने की कोशिश की या जो स्कैन किया, वो भूल जाएंगे आप। तो क्या कीजिए, दूसरे क्वेश्चन पे जाइए, दूसरा क्वेश्चन पढ़िए। तो एक आधी क्वेश्चन पढ़ने के बाद में आपको ध्यान देना है कि इस क्वेश्चन में जो पूछा है वो पैसेज में उसका मेंशन है नहीं है। जो चीज़ें मेंशन नहीं है उसको एक्सक्लूड करने का है ना, तो जो भी है उसको एक्सक्लूड करने का और जो है उसको रहने देने का, और बाद में फिर आपको थोड़ा समझ में आएगा इससे कि कौन सा आंसर है इसमें दोनों में से। तो फिर बराबर आप उस चीज़ पर टिक कर सकते हैं आराम से, या फिर उसको राइट मार्क कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, कौन सी चीज़ें दी है और कौन सी नहीं दी है वो देखना है, दोनों देखना है। राइट आंसर ढूंढने से पहले उसमें अननेसेसरी चीज़ें क्या डाली है पेपर में, ऑप्शन में, क्योंकि ऑप्शन सेट करते टाइम अननेसेसरी चीज़ें डालना ज़रूरी होता है उन्हें, क्योंकि वो लॉजिकली फिट ना हो, तभी तो गलत होती है। तो पैसेज में नहीं है या कुछ रिलेशन नहीं है तो उसको एक्सक्लूड करो पहले, आपको करीब आंसर के करीब जाते हैं आप ऐसा। तो ऐसा करके आपको पूरा का पूरा पैसेज सॉल्व करना है, यही तरीका है इसको सॉल्व करने का, इस तरह कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, ये चीज़ एक। अब इसको ये हो गया, फिर एक के बाद पूरा जितने भी क्वेश्चन है पूरे सॉल्व करो, उसमें किस बारे में बात हुई है और कौन सी चीज़ें अननेसेसरीली डाली है। तो जब आपका पूरा सॉल्व हो जाएगा तब क्या करो, वापस जाओ उस क्वेश्चन पे जो क्वेश्चन आपको बिल्कुल समझ में नहीं आया था। मान लो पहला वाला था तो पहले वाले को फिर से पढ़िए और उसको पैसेज में जाके ढूंढिए उससे रिलेटेड चीज़ें, तो आपको मिल जाएगा उससे रिलेटेड। अगर आप पहले ही चले जाते ना तो जो आपका कॉम्प्रिहेंशन किया था बाकी क्वेश्चन के लिए तो वो आपका भूल जाते, आप इसके लिए जाते तो आपके दिमाग में सब क्या हो जाता, सब खिचड़ी बन जाती। तो इसलिए क्या करना है आपको कि कंटिन्यू एक बार पढ़ लिया, कॉम्प्रिहेंशन कर लिया या फिर स्कैन कर लिया, तो आपको क्या करना है, जो भी क्वेश्चन आपके सॉल्व हो सके वो हो रहे हैं वो कर लेना, और जो नहीं हुए, कुछ समझ में नहीं आया, जिसका लॉजिक कुछ लगा नहीं आपको, तो उन
क्वेश्चंस को क्या करना है आपको, लास्ट में करना है, बाद में फिर से करना है, ठीक है। तो एक पैराग्राफ हम ट्राई करेंगे यहाँ पे। अब मैं ये पैराग्राफ है ना पढ़ रहा हूँ, इसको पॉज करके रोक कर पढ़ रहा हूँ। आपको मैं थोड़ा सा यहाँ पे साइड में पूरा दिखाता हूँ, या फिर आप पेपर लेके बैठिए, या फिर जिस तरह लिखा है इस तरह पढ़िए, क्योंकि मैं इसको इस तरह ही दिखा सकता आपको। अब मैं इसको पॉज करके पढ़ रहा हूँ, 1-2 मिनट में मैं वापस इसको वो करूँगा, क्योंकि आपने भी इसको रोक लेना है पहले और फिर पढ़ना है, पूरा पढ़ना है, और फिर बाद में हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अभी मैं इसको पढ़ने जा रहा हूँ, इसलिए पहले मैंने उसको पॉज कर लूँगा, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। अननेसेसरीली मैं खामोश बैठूँगा तो कोई फ़ायदा नहीं उसका, तो इसलिए मैं रोक रहा हूँ ताकि टाइम बचे आपका। आप जब पढ़ोगे ना इसको मेरे साथ में, तो आपने उसको रोक लेना वीडियो को, और वीडियो को रोक कर आपने पढ़ना है। ओके, तो मैंने इसको पूरा पढ़ लिया है। अभी ये पैसेज, ये जिस तरह का पैसेज है ना, ये अच्छी लेवल का है, मतलब इतना आसान नहीं है इसको पढ़ना। तो ये थोड़ा आपको अलग अलग सेगमेंट में समझाता है कि क्या है, मतलब जो ये जो ग्राफोलॉजिस्ट है उसके बारे में अलग अलग सीक्वेंस बताता है उसकी। तो आपकी लिंक जनरली टूटेंगी, आपको पूरा कॉम्प्रहेंशन होने में तकलीफ होगी अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं तो, बट आपने स्कैन किया तो आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आएंगी ऑप्शन में से। तो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। अब मैं थोड़ा इसको जूम करता हूँ क्वेश्चंस को, ताकि आपको क्लियर दिखे, या फिर मैं इसको ऐसा कर लेता हूँ ताकि रिकॉर्ड भी अच्छे से हो हमारा, ठीक है। तो पैसेज था हमारा, पहला क्वेश्चन है, ग्राफोलॉजिस्ट कैन गिव एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन अबाउट। पहला ऑप्शन है पर्सनस पॉपुलैरिटी ग्राफ, ऐसा कुछ लिखा नहीं है वहाँ पे कि पॉपुलैरिटी ग्राफ के बारे में बात की जाए। पर्सनल मेंटल हेल्थ, ठीक है, उसकी पर्सनालिटी के बारे में बात की गई वहाँ पे बार बार। पर्सनालिटी कहाँ से आती है, इंसान की मेंटल हेल्थ से ही आती है पर्सनालिटी, तो ये क्लियरली मेंशन किया है। मान लो आप कंफ्यूज हो रहे तो आप क्या कर सकते हैं, बाकी कौन से जो अननेसेसरीली दिया है वहाँ पे उसको एक्सक्लूड कर सकते हैं। सेटबैक अ पर्सन लाइक टू फेस इन फ्यूचर, ऐसा कुछ बोला है कि पैसेज में नहीं बोला है, ठीक है। पर्सनस चांस ऑफ सक्सेस की बात ही नहीं वहाँ पे, ये सब चीज़ें अननेसेसरीली डाली गई है इसमें। तो हो सकता है अब ये पहले वाले और तीसरे वाले, सॉरी दूसरे और तीसरे में कंफ्यूज हो, क्योंकि ये ऐसा कुछ मेंशन नहीं है, तो आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको ऑटोमेटिक याद आएगा कि वहाँ पे पर्सनालिटी की बात की गई है, तो वो मेंटल हेल्थ से रिलेटेड है, और आपका ऐसा आंसर राइट आएगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, अ पर्सन हु राइट विथ लार्ज लेटर दैट क्रॉस ओवर टू टॉप लाइन इज लाइकली टू बी। तो अब ये चीज़ें क्लियरली मेंशन की वहाँ पे पैसेज में, लास्ट में पैसेज में क्लियर बताया कि आप अगर छोटा लिखोगे और बड़ा लिखोगे तो जो लाइन है ऊपर की उसके ऊपर जाएगा तो आपकी किस तरह की पर्सनालिटी होगी, क्लियरली मेंशन है। अगर आपने पढ़ा होगा और देखा होगा तो आपको क्लियर समझ में आया होगा कि इसमें कुछ नहीं। तो वो क्या रहेगा, देखो बड़े लिखने वाला इंट्रोवर्ट हो नहीं सकता, कॉन्फिडेंट, और ये चीज़ें हो सकती, कॉन्फिडेंट की बात कहूँगा, अपन एग्रेसिव के बारे में कुछ नहीं बोला, ये मान लो, बट आउट गोइंग तो क्लियरली मेंशन किया है वहाँ पे। बाकी चीज़ें मेंशन की होंगी, बट ये इसके सेंस में, लार्ज लेटर के सेंस में इसको क्लियरली कहा है वहाँ पे। तो मतलब इसके लिए कोई बहुत इंग्लिश अच्छी होने की ज़रूरत नहीं है, साधारण भी अगर आपने पढ़ेंगे तो भी समझ में आता, अगर आपने एक बार स्कैन भी किया तो भी समझ में आएगा आपके, ऐसा नहीं कि नहीं समझ में आएगा। तो आपने इतना क्लियरली है वहाँ पे, ठीक है। उसके बारे में, एन अटेंशन सीकिंग कॉन्फिडेंट पर्सन राइट विथ, लास्ट में अभी जो ऊपर का क्वेश्चन सॉल्व किया ना उससे रिलेटेड ही है ये। तो जो अटेंशन सीख कर लेते या कॉन्फिडेंट पर्सन रहते वो किस तरह लिखते, तो वो छोटा छोटा लिखते या बड़ा बड़ा लिखते। तो ये पे टीनी नहीं लिखेंगे, टीनी मतलब छोटा होता है। कर्स्यू के बारे में कुछ लिखा है कि मुझे बताइए, उसमें कर्स्यू राइटिंग के बारे में एक शब्द नहीं है उसमें, है ना। राउंडेड लेटर के बारे में भी एक शब्द नहीं है। लार्ज और टीनी के बारे में बात किया है, तो टीनी होता है छोटा और लार्ज मतलब बड़ा। तो जो अटेंशन सीकिंग है या कॉन्फिडेंट पर्सन है वो बड़ा बड़ा लिखते, ऐसा क्लियरली मेंशन किया उसमें। बट आपको ये दो ऑप्शन तो एक्सक्लूड हो रहे हैं ना, आपके कुछ काम के नहीं है। एक टीनी लेटर और एक लार्ज लेटर लिखा है, तो आपने थोड़ा भी उसको अगर समझाऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि लार्ज लेटर से जो क्या होता है कॉन्फिडेंट, और जो अटेंशन सीकिंग जो स्किल है वो बढ़ती। तो ये क्लियरली है, आपका एक्सक्लूड करने से वैसे ही आंसर आता है। आपको पूरा पैसेज समझ में नहीं भी आया, अगर आपने स्कैन किया तो भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा आंसर आते हैं आपके आराम से। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ग्राफोलॉजीज हैज़ बीन प्रैक्टिस फॉर 1000 ईयर। पहली लाइन में 100 ईयर लिखा है, 1000 ईयर की बात ही नहीं की वहाँ पे, तो ये आपका क्लियर गलत है। आपको पूरा क्लियर समझ में आ रहा है, इसमें ज़्यादा झिझकने की ज़रूरत नहीं और बहुत अच्छी इंग्लिश होने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा ऑप्शन, अ पर्सन्स हैंड राइटिंग रिवील एवरीथिंग अबाउट हिम। वहाँ पर एवरीथिंग के बारे में बात नहीं की, वहाँ पर ज़्यादातर हम पता कर लेते हैं उसके बारे में, बट वे वेरी लिटल बोला है उसने, वेरी लिटल हमको पता नहीं रहता है। वहाँ पे अगर पैसेज पढ़ा हुआ तो बहुत कम चीज़ें जो हम जान नहीं सकते, ऐसा कहा है वहाँ पे। तो मतलब ऑल
मतलब एवरीथिंग उसका रिवील नहीं करते हम लोग, एवरीथिंग नहीं करती, बहुत सारी चीज़ें कर लेते हैं, थोड़ी बहुत है जो कर नहीं पाते, ऐसा प्रेशर में पैराग्राफ में मेंशन किया है कि थोड़ी चीज़ें हम रिवील नहीं कर पाते या जान नहीं पाते थोड़ी बहुत चीज़ें, तो इसलिए ये भी ऑप्शन गलत है आपका। तो दोनों ही ऑप्शन क्या आपके गलत है। ए इज़ ट्रू, बी इज़ फॉल्स, नहीं दोनों फॉल्स है, ए इज़ फॉल्स एंड बी इज़ ट्रू, ये भी गलत, बोथ ए एंड बी आर ट्रू। एक मिनट, हाँ, ए इज़ ट्रू एंड बी इज़ फॉल्स, नहीं ए तो 100% फॉल्स है, द पर्सन हैंड राइटिंग रिवील विथ एवरीथिंग अबाउट हिम, नहीं एवरीथिंग नहीं है, एवरीथिंग मेंशन ही नहीं है, तो कैसे नहीं कि दोनों ही क्या है फॉल्स है, बोथ ए एंड बी आर फॉल्स, तो दिस इज द राइट आंसर फॉर दैट। ठीक है, फिर भी आपको लगता है कि 100 का ही चेक करना चाहिए, तो देखो यहाँ पर लिखा है 1000 ईयर लिखा है या 100 ईयर लिखा है। खैर ये आप लोगों को याद रहेगा, यहाँ पे 100 बोला है, वापस इस तरह आना नहीं चाहिए, जिस तरह मैं आया इस तरह आपको आना नहीं है, क्योंकि आपकी कंटिन्यूटी छूट जाएंगी, इसको बाद में कंफर्म करना है अगर आपको लगता है तो। ठीक है, तो आप कहे थे हम लोग, हाँ ये हो गया हमारा। ठीक है, तो ये दोनों ही गलत है, आप दोनों ही मार्क करने का है, बस 100,000 ईयर है ना, ये गलत है 100%, फिर भी आपको चेक करना है तो इसको बाद में चेक करना, अभी चेक करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि मुझे लगा ऊपर ही है वो पहली लाइन में, बट ऐसा नहीं था, आप नीचे एक सेकंड पैराग्राफ में है कहीं तो दोनों क्या है फॉल्स है, दोनों ही फॉल्स है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज सिमिलर इन मीनिंग टू वर्ड वेरीफाई, तो देखो ये तो ग्रामर का टॉपिक आ गया, तो यहाँ पैसेज से नहीं, तो वेरीफाई मतलब क्या करना, किसी चीज़ को वेरीफाई करना, कंफर्म करना, तो कंफर्म करना वेरीफाई ये सबको पता है, बहुत आसान है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज अपोजिट मीनिंग टू रिवील, रिवील का अपोजिट मीनिंग क्या है, तो है कंसील, कंसील मतलब छुपाना, रिपील मतलब रद्द करना, उसको बात कर देना, रद्द कर देना, ख़त्म कर देना, कंसील मतलब छुपाना, रिवील मतलब उसको उजागर करना, उसको उजागर करना, और कंसील मतलब आपका ये। विच पार्ट्स ऑफ which parts of speech is underline word in the following sentences, graphologists can verify whether the orthography are real or fake, ये तो कंजक्शन है, तो सबको पता है कंजक्शन, महाटीटी में बहुत पढ़े हमने इसके बारे में। which of the following statements is not true, handwriting is used by graphologists to, अब काय के लिए यूज़ करते हो पूछ रहा है उसमें, नेल क्रिमिनल्स, क्या बोल रहा हूँ, नॉट ट्रू बोल रहा हूँ ना, नॉट ट्रू, तो नॉट ट्रू बोल रहा है, कौन सा सही नहीं है पूछ रहा हूँ, गलत कौन सा है पूछ रहा हूँ, तो पहला है नेल क्रिमिनल्स, मतलब नेल क्रिमिनल्स का मतलब है क्रिमिनल्स को पहचानने के लिए, तो हाँ होता है। वेरीफाइंग जूनियरनेस ऑफ सिग्नेचर, ये भी है, हम लोग वेरीफाई करते हैं ना, ट्रू और फोर्ज सिग्नेचर है वो देखने के लिए, ऐसा मेंशन है, क्लियर मेंशन है। हेल्प कपल टू डिटरमाइन देयर सुटेबिलिटी टू ईच अदर, ये भी मेंशन है, मतलब ये तीनों चीज़ें दी है। प्रेडिक्ट अबाउट द पर्सन फ्यूचर एंड क्रिमिनल टेंडेंसी, आगे का प्रेडिक्ट करने के लिए नहीं इस्तेमाल हो सकता, ऐसा कई बात नहीं की कि फ्यूचर में आपको प्रेडिक्ट करना है, अंदाज़ा लगाना है कि उसकी टेंडेंसी फ्यूचर की, वो नहीं हो सकता, जो किया है उसने वो हो सकता है उसके सिग्नेचर से, जो किया है, क्योंकि जो लिख लिया है वही तो समझ में आएगा, सिग्नेचर की है या कुछ लिखा है, तो जो हो चुका है वो समझ में आता, ठीक है, आगे का नहीं समझ में आता, और ये मेंशन भी नहीं है इसका प्रेडिक्शन का, तो ये वाला आंसर सही है। ठीक है, इस तरह आपको सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। अब आगे ऐसे पैसेजेस है आपको इसी तरह सॉल्व करने हैं, अगर आपको ये एक समझ में आया तो आप बाकी भी समझ सकते हैं। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही है, बाकी पैसेज मैं कर सकता हूँ बट कुछ फ़ायदा नहीं है, आपको खुद प्रैक्टिस करेंगे तो ज़्यादा बेहतर है, मैं गाइड करूँगा बार बार तो भी वही रहेगा जो एक पैसेज में, तो आपको इस तरह जाए तो आपको आसानी होगी वहाँ पे, आप इस तरह जा सकते, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे रुकते हैं हम लोग, मैं अभी फ़ौरन एक वीडियो बनाने वाला हूँ क्योंकि मेरे पास ना बहुत से बच्चों के फीडबैक आ चुके हैं, जो एग्ज़ाम्स हॉल में जो कंडीशन हो रही है ना आज वो, तो मैं आपको सारी चीज़ें बताता हूँ कि आपको करना क्या है, बस कुछ ही टाइम में मैं आपको वीडियो रिकॉर्ड करके फिर से डालने वाला हूँ, तो तब तक के लिए आप बने रहिए और इसे शेयर कीजिए, जो जिनके पेपर बाकी है उन्हें शायद फ़ायदा होगा इससे। ठीक है, मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपसे अलविदा चाहूँगा, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।